नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश माने IITians एकेडमी के इस ऑनलाइन सीरीज में आपका स्वागत करता हूँ। नाम में माने हैं तो आप समझ में ही आ चुका होगा आपको कि मैं बिल्कुल महाराष्ट्रीयन हूँ, अच्छी खासी मराठी मुझे आती है, राइट। मगर जब मैंने पहली बार ये पढ़ाना स्टार्ट किया था टेक्निकल एग्जामिनेशंस, तो महाराष्ट्र के बाहर पढ़ाया था, तो थोड़ी हिंदी की आदत हो गई, तब से फिर हिंदी में पढ़ाने लगे, राइट। तो मैं आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, एक मराठी और दूसरा हिंदी। दोस्तों, जो पार्ट मैं कवर करने वाला हूं ना, वो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है, राइट। इस पार्ट में टोटल 9 पॉइंट है। आप देखोगे सिलेबस को 1 से लेकर 9 तक पॉइंट है, उनमें से सबसे लेंदी वाला कोई पॉइंट होगा तो वो पॉइंट नंबर 1 है। करीबन हमें 6 to 7 आवर्स लगेंगे इस पॉइंट 1 को कंप्लीट करने के लिए, और इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। टोटल क्वेश्चन हमें कितने मिलने बेसिक मैकेनिकल में? बेसिक मैकेनिकल में टोटल हमें 10 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तो इज इक्वल टू होंगे 10। अब दोस्तों, होता क्या है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बेसिक मैकेनिकल को ड्रॉप करेंगे, राइट। इस बार की आपने वैकेंसीज क्लियरली ऑब्जर्व की होगी, तो उनमें 100 वैकेंसीज क्लास 1 की है, AEE और AE 100 में से 100 के ऊपर ही है, मैं 100 पकड़ रहा हूं, राइट। और AEE खाली इरिगेशन की नहीं है, PWD है, इसमें PWD का भी इरिगेशन है, राइट, इन 100 वैकेंसीज में। क्लियर? अब होता क्या है, ये देख रहे हो आप 100 वैकेंसी, उसमें PWD क्लास 1, राइट। देखो दोस्तों, जैसे मैं पास आउट हुआ ना, तब से पिछले 5-6 साल से इतनी PWD की क्लास 1 की वैकेंसी कभी नहीं निकली थी, कभी नहीं निकली। जो ऑलरेडी कोई ऑफिसर AEE इरिगेशन में है ना, तो भी वो इस बार PWD के लिए अप्लाई करेगा। इस बार उसका टारगेट क्या होगा? PWD इरिगेशन वाले का भी क्लास 1 की पोस्ट है, राइट। और आप फॉर्चुनेटली समझ लीजिए, अनफॉर्चुनेटली समझ लीजिए, लॉकडाउन क्या चल रहा है। लॉकडाउन कितने दिनों की छुट्टी हो चुकी है अभी तक, ये सभी के लिए, ये इरिगेशन वाले या PWD में क्लास 2 है, इन सभी के लिए लगभग छुट्टी काफी दिनों से चल रही है, और पता नहीं आगे कितने दिन तक एक्सटेंड होगा। तो उनको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है दोस्तों प्रिपरेशन के लिए, राइट। तो बैठे नहीं रहेंगे, ये मत समझिए कि चलो उनको जॉब मिल गया वो बिल्कुल रिलैक्स हो गए। टारगेट PWD AEE है उनका, राइट। तो वो भी प्रिपरेशन करेंगे। इसका मतलब क्या है, पिछले 5-6 साल में जितने क्लास 2 वाले ऑफिसर है ना, राइट, वो उसके बाद में फ्रेशर्स सब मिला के कंपटीशन के लिए कट ऑफ प्री का ऊपर जाएगा। इस बार ऐसे नहीं है कि 20, 25, 30 तक कट ऑफ आ गया, कट ऑफ ऊपर जाएगा और अच्छा खासा पिक करेगा कट ऑफ। तो आप सोच भी नहीं सकते कि एक कंप्लीट सब्जेक्ट ड्रॉप करो, राइट। हमारे पास सोचने का भी ऑप्शन नहीं है दोस्तों कि हम सब्जेक्ट पूरा ड्रॉप करें। इसके अलावा 2 बेस्ट सब्जेक्ट है स्कोरिंग के लिए, एक है मैथ्स, राइट, 14 to 15 मार्क्स के लिए आता है, 50 मार्क्स समझ लीजिए, और उसके बाद में मैकेनिक्स, वो भी 14 to 15 मार्क्स के लिए आता है। और जनरली क्या होता है, मैकेनिक्स का प्रॉब्लम नहीं है सिविल वालों के लिए, वो कर ही लेंगे, अच्छा खासा कर लेंगे। मिनिमम आपका टारगेट भी आप 14 to 15 मार्क्स, आउट ऑफ मार्क का टारगेट मैकेनिक्स में होना चाहिए, क्योंकि इजी सब्जेक्ट है, और मैथ्स में भी मैक्सिमम मार्क ले। मगर इन 2 सब्जेक्ट का क्या है, थोड़े से न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है, राइट। पेपर थोड़ा सा टफ हो गया स्लाइटली, न्यूमेरिकल ज्यादा आ गए तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम की भी लिमिटेशन है, राइट। तो इन सभी चीजों को याद रख के मुझे ये समझना है कि मैकेनिक्स और मैथ्स बनाने तो परफेक्ट है मुझे, मगर इनका बैकअप प्लान में भी बाकी सब्जेक्ट तैयार होने चाहिए। जैसे आप सिविल देखिए, इलेक्ट्रिकल देखिए और मैकेनिकल, ये तीनों सब्जेक्ट 10-10 मार्क के लिए आने वाले, राइट। सिविल का तो दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिकल का सिलेबस कम है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिकल भी स्कोरिंग के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल में भी आप स्कोर कर सकते हैं। क्वेश्चन होता है मैकेनिकल का, प्रॉब्लम आपको मैकेनिकल का है दोस्तों। श्योरली मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, उसको आप कर लोगे अच्छे से तो 7 to 8 मार्क कहीं नहीं गए। 100
आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क का बोलूंगा नहीं, क्योंकि उतनी एक्यूरेसी और उतनी डेप्थ आपको कर पाना पॉसिबल नहीं है। पढ़ा तो मैं सब कुछ लूंगा, सभी सब्जेक्ट 9 पॉइंट बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे हम, और बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ेंगे। आपको बस मुझे फॉलो करना है, मैं जितना बता रहा हूं उतना करना है। ओके, आपको एक भी चीज बाहर से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, बस भरोसा रखिए। ओके, आपके लिए हैंडरिटन नोट्स चाहिए, वो बिल्कुल आपको हैंडरिटन नोट्स अवेलेबल है, राइट? हैंडरिटन नोट्स आपको मिल जाएगी क्लियर, पूरे 9 पॉइंट की हैंडरिटन नोट्स, राइट? कुछ कंटेंट मैंने पीपीटी पे पढ़ाया था, तो वो पीपीटी के फॉर्मेट में होगा, बाकी हैंडरिटन के फॉर्मेट में है। क्लियर? एक उसके बाद में लेक्चर में पूरी चीजें डिटेल में अच्छे से बताई जाएगी। वो ऑब्जेक्टिव भी खुद, जितने प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव है, करीबन हमारे पास 3 साल के ऑब्जेक्टिव है, 17, 18, 19 3 साल के ऑब्जेक्टिव है। इन तीनों सालों के ऑब्जेक्टिव मैं आपको पढ़ाते वक्त भी बताते जाऊंगा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव आ चुका है, राइट? और लास्ट में एक लेक्चर इन सभी ऑब्जेक्टिव को अच्छे से डिस्कशन में भी चलाएंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सभी टॉपिक के ऊपर, इनके ऊपर भी मेरे 1-2 लेक्चर होंगे, राइट? सो लास्ट तक आपको जो बता रहा हूं उसके अलावा कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट जोड़ने की बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, सब्जेक्ट छोड़ना ही नहीं है। हाँ, आपको जो पार्ट टफ लग रहा है, मैं पढ़ाते वक्त आपको बताते जाऊंगा कौन सा पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? उसी के साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि चलो ये चीज करी तो ठीक है, नहीं किया तो भी चलेगा, ऐसी चीजें भी बताते जाऊंगा। तो आपको कंटिन्यूअस रनिंग नोट्स लिखनी है, राइट? मेरे हैंडरिटन नोट्स है, मगर उसी के साथ आप अपनी नोट्स बनानी है। देखो दोस्तों, वीडियो देखना मुझे पता है कितना टफ है, राइट? ये तो मजबूरी है कि हम वीडियो से पढ़ाई कर रहे हैं। लॉकडाउन नहीं होता तो सभी आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे थे कहीं ना कहीं, राइट? लॉकडाउन की वजह से आप ऑनलाइन पे चले हो, और ऑनलाइन मुझे देखो दोस्तों, ऑनलाइन पढ़ाना भी इजी नहीं है। मैं क्लास में बैठा है, किसी को पॉइंट आउट कर सकता हूँ, किसी के ऊपर कमेंट कर सकता हूँ, कैसे हंसा सकते हैं, यहाँ बड़ी दिक्कत है इन सभी चीजों की। बड़ा मुश्किल होता है ऑनलाइन में। कहाँ है कैमरे के सामने बताना है मुझे, राइट? हाँ, वो बस कैमरे वाले भैया हंसेंगे, बाकी कोई नहीं हंसेगा। ओके, तो ये हमारी भी लिमिटेशंस है कि आपको ऑफलाइन में पढ़ाना बहुत इजी होता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं आती। ऑनलाइन में थोड़ी सी दिक्कत होनी है दोस्तों, क्लियर? मगर ऑप्शन नहीं है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि पूरा आपको ऑफलाइन का फील आए, राइट? वीडियो थोड़े से हेवी होते 1-1 घंटे के, इनको रिपीट देख पाना पॉसिबल नहीं है, और आपका टारगेट भी ये नहीं होना चाहिए कि रिपीटेडली इन वीडियोस को देखेंगे। समझ लीजिए 1 घंटे का वीडियो है, बिल्कुल ऑप्टिमम स्पीड से चलूंगा, कम भी नहीं रहेगी कि आप सो ना जाए, ज्यादा भी नहीं रहेगी, आपको कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। तो बिल्कुल ऑप्टिमम स्पीड से आगे जाएंगे, राइट? आपको नोट्स बनानी है, तुरंत लेक्चर कंप्लीट देखने के बाद आपको उस नोट्स को रिवाइज करना है, और कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहना है। मतलब आज मेरा लेक्चर देख रहे हैं, आपने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया, देखा, लिख लिया, तुरंत पढ़ लीजिए। अगले दिन जब लेक्चर देख रहे हो ना, तो कल के लेक्चर की नोट्स पढ़ लीजिए, फिर दूसरा लेक्चर देख लीजिए, दूसरे नोट्स की नोट्स भी पढ़ लीजिए, राइट? कुछ चीजें आपको कम लगी कि आप लिख नहीं पाए, तो चलिए पॉज कर लीजिए, पीछे जाइए, राइट? और आपको इच्छा ही है कि इसके अलावा कुछ डिफरेंट मटेरियल पढ़ना है, तो डिफरेंट मटेरियल पढ़ने के लिए आप जाइए, मेरे हैंडरिटन नोट्स आपको वहां अवेलेबल होगी। ओके, ऐप की लिंक बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, राइट? और दूसरी चीज है, मैंने खुद बोर्ड पे कोशिश की है सभी मार्कर्स को यूज करके, रेड मार्कर यूज किया, ब्लू मार्कर यूज किया, सभी मार्कर, ग्रे, ये बाकी कलर्स के भी मार्कर मैंने यूज किए हैं। बोर्ड पे सबसे बेस्ट क्लियरिटी होती है ब्लैक मार्कर की, तो मैं कोशिश करूंगा कि मिनिमम कलर यूज किए जाए, क्योंकि अच्छे से क्लियर हो जाए। और दूसरी एक दोस्तों चीज, कि जब वीडियो अपलोड होते हैं ना यूट्यूब के ऊपर, तो उनकी साइज कम होती है, तो आपको लगा कि नहीं कुछ दिक्कत हो रही है देखने में, तो आप जाइए ऐप पे देख लीजिए। ओके, ऐप पर आपको बिल्कुल क्लियर वीडियो दिखाई देगा, राइट? मैंने सभी वीडियोस 1-1, 2-2 बार देखे हैं, राइट? उसी के बाद वो आपके हाथ में आ चुके हैं, तो इनमें गलतियां बहुत कम है, राइट? है ही नहीं गलती दोस्तों, राइट?
हाँ, तो अब मुझे बीच बीच में आदत है राइट राइट बोलने की, वो आदत थोड़ी सी रिपीटेड होगी, मगर मैं उसके लिए पहले ही आप लोगों से माफी मांग लेता हूँ। कुछ आदतें होती है हमारी, वो उतनी इंप्रूव नहीं हो पाती है, राइट। ये जनरल मेरी तरफ से आप लोगों को सजेशन है। पहले पॉइंट में थोड़ा सा समय जाएगा, उसके बाद 2 या 3 लेक्चर के ऊपर कोई पॉइंट नहीं है। टोटल ऐसे 9 पॉइंट हमारे पास है। उन पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस भी आगे हर एक पॉइंट के ऊपर एक एक क्वेश्चन मिलेंगे। जो सबसे लंबा पॉइंट है उसका इंपॉर्टेंस भी उतना ही ज्यादा है। तो इन सभी चीजों का ख्याल आपको रखना है पढ़ते वक्त, राइट। हम शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। उसका नाम क्या है? थर्मोडायनामिक्स। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये पूरा सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, थर्मोडायनामिक्स। क्या ये पूरा सब्जेक्ट है जिसको 40 आवर्स लगते हैं पढ़ने के लिए। कितने आवर्स लगते हैं? 40 आवर्स। हम उस सब्जेक्ट को बिल्कुल 6-7 घंटे में बिठा रहे हैं। तो आपको जहां कई कंसेप्ट से आपको चीजें याद रख सकती है, वहां मैं बिल्कुल अच्छे से कंसेप्चुअली आपको क्लियर करूंगा। जहां कुछ जुगाड़ बताने हैं, राइट, जुगाड़ से चीजें याद रहेगी, वहां हम जुगाड़ को देखेंगे। क्लियर है? ओके, पहले लिखते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स देखो दोस्तों, एक वर्ड है थर्म, ओके, और डायनामिक्स, ऐसे 2 वर्ड है, राइट। पहला कौन सा है? थर्म, और उसके बाद में बना हुआ है डायनामिक्स। उनको एक जगह किया है, मराठी में संधि बोलते हैं हम, राइट, वैसे इसको किया गया है। अब देखिए थर्म का मीनिंग क्या है। इसमें वाला पहला है थर्मो, राइट, ये होता है हीट। ये क्या है? हीट है। डायनामिक्स का मीनिंग क्या है दोस्तों? डायनामिक्स मतलब एक ऐसी चीज होती है जो मोशन में है। क्या है? मोशन में, उसको बोलते हैं डायनामिक्स। मोशन मतलब क्या है? कि एक जगह से कोई चीज दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है। क्या हो रहा है? एक जगह से चीज हट रही है और दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है। इसका मतलब उस चीज का डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर हो रहा है ना? मोशन हो रहा है, इसका मतलब उस चीज का डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट। दोस्तों याद रखिए, जब कभी चीजों का डिस्प्लेसमेंट होता है ना, चीज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कोई चीज डिस्प्लेस हो रही है, जैसे यहां कोई टेबल है, उसको मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं, ऑटोमेटिकली डिस्प्लेस होगा क्यों? नहीं, मुझे फोर्स अप्लाई करके उसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो मैंने फोर्स अप्लाई किया और उसको डिस्प्लेस किया। मगर इसका मीनिंग क्या है कि मुझे जो डिस्प्लेसमेंट मिला है ना, वो फोर्स की वजह से मिला है। वो किसके वजह से मिला हुआ है? फोर्स की वजह से मिला हुआ। सो अब मेरे पास 2 चीजें, एक है फोर्स, राइट, उस फोर्स की वजह से हुआ है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका मतलब मोशन हुआ है, मोशन हुआ है इसका मतलब चीज डायनामिक्स में। क्लियर? सो हमें अब मिला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क। क्या होता है? वर्क। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क। इसका मतलब थर्मोडायनामिक्स का मीनिंग क्या है? हीट एंड वर्क। क्या है? हीट एंड वर्क। हम थर्मो में पढ़ते ही यही है। हम थर्मो में समझना चाहते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट दिस हीट इनटू वर्क। हमें क्या समझना है? थर्मो में हीट को वर्क में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इसे बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। सो थर्मोडायनामिक्स स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। थर्मोडायनामिक्स क्या है? एक स्टडी है जो हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रही है, इसे बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। पूरे सब्जेक्ट में हमें यही करना, हीट को वर्क में कन्वर्जन, राइट। सो लिखिए डेफिनेशन, सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन लिखिए दोस्तों। ये क्या कन्वेंशनल पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, तो समझना है हमें खाली, राइट। सो कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज थर्मोडायनामिक्स। कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज थर्मोडायनामिक्स। अब दोस्तों थर्मोडायनामिक्स में कुछ टर्म्स हैं, राइट। उसमें से पहली ही टर्म है सिस्टम। पहली टर्म क्या है? सिस्टम। ये सिस्टम है, ओके। पहली टर्म थर्मोडायनामिक्स की क्या है? सिस्टम। अब इस सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे? ये अमीबा जैसा शेप दिख रहा है ना, वो अमीबा नहीं है, एक सिस्टम है। क्या है ये? सिस्टम है। क्या होता है सिस्टम? सिस्टम इज एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन।
सिस्टम क्या है? कुछ भी हो सकता है इस यूनिवर्स में, कुछ भी हो सकता है सिस्टम, जिसके ऊपर हम स्टडी करना चाहते हैं वो होता है सिस्टम। सिस्टम इज एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन। जिन चीजों के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं ना, उन चीजों को बोलते हैं सिस्टम। जैसे आप लोग, आप एक मोबाइल पे देख रहे हो सब कुछ, राइट? सो मोबाइल के अंदर हमारी वीडियो लेक्चर्स चल रहे हैं। अब आपके लिए फोकस कौन सा है? मोबाइल। तो मोबाइल इज अ सिस्टम, राइट? या आप मेरी तरफ देख रहे हैं तो मैं एक आपके लिए सिस्टम हूं। आप टरबाइन के बारे में पढ़ना चाहते हो तो टरबाइन आपके लिए एक सिस्टम है। आप कंप्रेसर के बारे में पढ़ना चाहते हो तो कंप्रेसर एक आपके लिए सिस्टम है। सो सिस्टम इज एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन। ये समझ लीजिए कि सिस्टम क्या है? एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन, कुछ भी हो सकता है, राइट? कुछ भी हो सकता है, जो आप चाहो वो सिस्टम हो सकता है। जैसे ये बोर्ड है, जिस व्हाइट बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं ना, दैट व्हाइट बोर्ड में भी एक सिस्टम, वो भी एक सिस्टम है। सो सिंपल है, सिस्टम मीन्स एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन इज अ सिस्टम। सिंपल, इसके अलावा कुछ नहीं है। सिस्टम एक एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन है, राइट? ये हो गया सिस्टम। इसके अलावा एक और चीज है जिसका नाम है सराउंडिंग। जिसका नाम क्या है? सराउंडिंग। अब ये होती क्या है सराउंडिंग? एक था सिस्टम जो था एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन। सराउंडिंग क्या है? एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम। एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम इज सराउंडिंग। मतलब सिस्टम को छोड़ के जो कुछ है ना वो सराउंडिंग है। जितना कुछ है वो सब कुछ सराउंडिंग है। इस ब्रह्मांड में आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है, ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स, शक्तिमान, देखा ही होगा यार। ओके, सो इस ब्रह्मांड में मतलब इस यूनिवर्स में सिस्टम के अलावा जो कुछ है वो सराउंडिंग है। क्या है? सराउंडिंग है। सिस्टम क्या है? एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन। जो आपने कंसीडर किया वो सिस्टम है, और सिस्टम छोड़ के सब कुछ सराउंडिंग है। सिस्टम छोड़ के बाकी चीजें क्या है? सराउंडिंग है। क्लियर है? सो ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है। क्लियर? अब ये कहां रखा गया है सब कुछ? ये सब कुछ रखा गया हमारे ब्रह्मांड के अंदर। कहां रखा गया है? ब्रह्मांड के अंदर। और ब्रह्मांड क्या है? यूनिवर्स। क्या है ब्रह्मांड? यूनिवर्स। मतलब दोस्तों समझ लीजिए, यूनिवर्स के अंदर छोटा सा कोई एक पार्ट है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, राइट? मतलब जैसे मैं, ओके, मेरे बारे में आप सब कुछ सोच रहे थे, तो इस यूनिवर्स के अंदर मैं क्या हुई? एक सिस्टम है। मेरे अलावा जो कुछ है, मतलब आप हो, ये रूम है, हॉल है, बेंच है, टेबल है, राइट? उसके बाद में ये पुणे सिटी है, औरंगाबाद है, महाराष्ट्र है, इंडिया, यूएस भी है, सब 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 सराउंडिंग है। सब कुछ क्या है? सराउंडिंग है। सिस्टम छोड़ के बाकी सब कुछ जो है वो सराउंडिंग है। किसके अंदर? यूनिवर्स के अंदर। इसका मतलब क्या है? यूनिवर्स दो चीजों से बना है, एक सिस्टम और दूसरा सराउंडिंग। एक सिस्टम और दूसरा सराउंडिंग। तो हम जब यूनिवर्स की डेफिनेशन लिखेंगे ना, यहां यूनिवर्स लिखा गया है। यूनिवर्स इज कंसिस्ट ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये होता है दोस्तों यूनिवर्स। क्या होता है? यूनिवर्स। यूनिवर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग। वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसका मतलब यह है कि सब कुछ इस यूनिवर्स के अंदर है, राइट? मतलब जो कुछ मोह माया है इस यूनिवर्स के अंदर ही घूमने वाली है, इसके बाहर है क्या? नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए, यूनिवर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये बोलते हैं इसे यूनिवर्स। क्लियर? अब दोस्तों ये सिस्टम थी, ये सराउंडिंग थी, इन दोनों से मिला था यूनिवर्स। अब मुझे देखना है, ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, इन दोनों को जो कोई सेपरेट कर रहा है ना, उसको हम बोलते हैं बाउंड्री। उसको क्या बोलते हैं? बाउंड्री। ये पार्ट था सिस्टम का, ये अमीबा। ये क्या था? सिस्टम का पार्ट था। और दूसरा क्या था? सराउंडिंग। इन दोनों के बीच में ये वाली लाइन है ना, सेपरेशन वाली है। ये लाइन क्या है? सेपरेशन वाली है, जिसे हम बोलते हैं बाउंड्री। क्या बोलेंगे हम? बाउंड्री। क्या बोलते हैं? बाउंड्री। क्लियर है? सो सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज बाउंड्री। आपको डेफिनेशन लिखनी है तो लिखते जाइए दोस्तों, राइट?
What is the system? System is anything under consideration, surrounding, everything except system is surrounding. What is the boundary? Separation between system and surrounding is the boundary. Clear? तीनों डेफिनेशन क्लियर है सबको? दोस्तों, ये जो बाउंड्री है ना, जरूरी नहीं है कि ये रियल ही होनी चाहिए. इट मे बी एन इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल भी हो सकते हैं. जैसे आप बर्नौलीज इक्वेशन देखिए. बर्नौलीज इक्वेशन आप कहां लगाते हो? मेरे पास एक पाइप है, राइट? ये पाइप है. क्लियर? इस पाइप को आप बर्नौलीज इक्वेशन लगाना चाहते हो तो दो सेक्शन बनेंगे. 1-1 अज्यूम करते हैं. सेक्शन 1-1, सेक्शन 2-2. सेक्शन 1-1 एंड सेक्शन 2-2. दोस्तों, बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करते वक्त एक पाइप था, जैसे ये पाइप है. यहां मैंने सेक्शन 1 अज्यूम किया या सेक्शन 2 अज्यूम किया. क्या यहां कोई फिजिकल बाउंड्री है 1 की और 2 की? बिल्कुल नहीं. ये तो इमेजिनरी थी ना, हमने सेक्शन अज्यूम किए थे. ये सेक्शन इमेजिनरी थे, ये हमारी सिस्टम हो रखी थी. उस सिस्टम को हमने ये दोनों बाउंड्री अज्यूम की थी, वो तो इमेजिनरी थी. So it means that your boundary may be a real or it may be a imaginary. जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है बाउंड्री, रियल, इमेजिनरी, कुछ भी. जैसे मुझे आपने सिस्टम माना था, तो मैं सिस्टम हूं. रिमेनिंग सब कुछ क्या है? सराउंडिंग है. सो ये जो मेरे क्लॉथ है ना, ब्लैक शर्ट, हाँ, ये क्या है? ये सेपरेशन है सिस्टम और सराउंडिंग का. ये बताता है इसके अंदर योगेश नाम का कोई है जो हमारा सिस्टम है, इसके बाहर सराउंडिंग है. तो ये क्लॉथ सेपरेट करते हैं सिस्टम और सराउंडिंग को. क्या कर रहे हैं? सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहे हैं. जब ये सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहे हैं तो ये होगी बाउंड्री. ये क्या होगी? बाउंड्री हो गई. सो ये तो रियल है, क्लॉथ तो रियल है ना, इमेजिनरी थोड़ी ना यार. कपड़े पहन के आपके सामने खड़ा हो, राइट? सो ये रियल बाउंड्री है, ना इमेजिनरी बाउंड्री. क्लियर? सो बाउंड्री में बी रियल और इट में बी इमेजिनरी. I hope आपको समझ में आएगा. सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग, राइट? ये था दोस्तों. यहां तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आता. यहां तक बस कभी पूछा जाए तो ये पॉसिबल है कि यूनिवर्स क्या होता है. यूनिवर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग. वो होता है कॉम्बिनेशन सिस्टम और सराउंडिंग का, राइट? यहां तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा. याद रहा तो ठीक है, राइट? मत कंसेप्ट है इसलिए हमें बताने पड़ते हैं. दोस्तों, इस सब्जेक्ट को एक बार समझ लीजिए. 9 पॉइंट बहुत ही वर्स्ट सिलेबस है. आपका कोई भी प्री का सिलेबस है ना, किसी भी सब्जेक्ट का, इतना लंबा नहीं है. ओके, मतलब समझ लीजिए समुंदर है. क्या ये समुंदर है? इस समुंदर में रास्ता मिलना चाहिए, कैसे जाना है. हमें पता चला है कि नहीं, चलो ऐसे जाना है, इस तरह से जाना है, तो यहां से निकलेंगे तो इस किनारे लग जाएंगे. रास्ता नहीं पता चला, ऐसे घूम रहे तो समझना किनारा आने ही वाला नहीं है, राइट? सो मैं जितना बताते जाऊंगा ना, वो आपको बिल्कुल याद रखना है. और उनके साथ मैं ये बताऊंगा कहां क्वेश्चन आने, कहां नहीं आने. अब इन पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, बन सकता है तो वही यूनिवर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग, उसके भी बिल्कुल ना के बराबर चांसेस है, राइट? आगे जाएंगे. आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है टाइप्स ऑफ सिस्टम. क्या है वो? टाइप्स ऑफ सिस्टम. और दोस्तों 101% सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से थर्मो की ये है टाइप्स ऑफ सिस्टम. क्या है टाइप्स ऑफ सिस्टम? पहले देख लीजिए, यहां लिखता हूं मैं टाइप्स ऑफ सिस्टम. टाइप्स ऑफ सिस्टम, ये है टाइप्स ऑफ सिस्टम. उसमें पहला सिस्टम है ओपन, दूसरा है क्लोज, थर्ड वन इज आइसोलेटेड. क्या है पहला? दोस्तों बिल्कुल बॉक्स के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में लिखोगे, राइट? हमें क्या करना है? बिल्कुल टाइम सेव करके रखना है, क्योंकि लास्ट में रिवीजन फास्ट हो. सो मैं जितना सिस्टमैटिक फॉर्मेट में हो सकता हूं. देखो हैंडराइटिंग गंदी है मेरी, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको लास्ट तक पता भी चल जाएगा, राइट? मगर लिखना कितना सिस्टमैटिक है, ओके, रिवीजन करने के लिए ये मैं बताऊंगा. और देखो दोस्तों, 2 बार मैंने आईएएस का रिटर्न क्लियर किया है, इंटरव्यू दिया है, इसरो के इंटरव्यू दिए, एमपीएससी का दिया है, बाकी भी बहुत सारे एग्जाम्स मैंने क्लियर किए, राइट?
अब इनमें से मुझे इतना तो पता चला है कहाँ ऑब्जेक्टिव आना है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, राइट। ये तो इतना मुझे पता चला है, मैं आप तक बहुत अच्छे से ट्रांसफर कर दूंगा, बस आपको खींचना है उसको, समझना है उन चीजों को, राइट। मैंने बोला है टेबल फॉर्मेट में लिखेंगे, टेबल फॉर्मेट में ही लिखना है। क्यों लिखना है? 1 सेकंड के अंदर रिवाइज होगा और लास्ट में जुगाड़ बता के हम आगे निकलेंगे, जुगाड़ को याद रखोगे आप। क्लियर? पहला है टाइप्स ऑफ सिस्टम, यहां लिखोगे आप टाइप्स ऑफ सिस्टम, और मैं सब कुछ आपके सामने लिख रहा हूं, सामने इसीलिए लिख रहा हूं कि आपका फोकस बिल्कुल क्लियर हो और आपको फील आए कि ये बिल्कुल सब कुछ ऑफलाइन चल रहा है, राइट। पहले लिख के फिर एक्सप्लेन ना करो, उससे होगा क्या कि सब कुछ सामने दिखाई देगा, तो दिमाग में अच्छे से घूमेगा और फील नहीं आएगा। क्लियर? टाइप्स ऑफ सिस्टम। उसके बाद में देखो, इनको डिफाइन किया जाता है 2 चीजों के ऊपर, एक है मास, दूसरा है एनर्जी। दूसरा क्या है? एनर्जी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनके एग्जांपल्स। इनके क्या है? एग्जांपल्स। बस। क्लियर? जितने दुनिया में डिवाइसेस बनते हैं दोस्तों, 2 चीजों पे काम करते हैं, एक मास पे, दूसरा एनर्जी पे। किस पे? एक मास पे, दूसरा एनर्जी पे। आप समझ लीजिए, आपको एक बिल्कुल परिचित एग्जाम्पल देता हूं, बीच बीच में मराठी वर्ड भी आएंगे, एंजॉय करते रहिए बस आप, राइट, मजे लेते रहिए, जरूरी है। वैसे भी लॉकडाउन की वजह से सभी परेशान है, आप भी है, हम भी है, देख रहे होंगे आप, बिल्कुल बाबा बन के खड़े आपके सामने, राइट। सो ये टरबाइन, ये क्या है? एक टरबाइन, राइट, इसका नाम है टरबाइन। मैं आपको समझ में आने के लिए इसको हाइड्रोलिक टरबाइन बोलूंगा। हाइड्रोलिक मतलब पानी पे चलने वाला। क्या करने वाला? पानी पे चलने वाला। क्या होगा? पानी यहां से आएगा, जल, राइट, ये शाफ्ट है टरबाइन का, इसके ऊपर इंपेलर माउंट होगा, इसके ऊपर इंपेलर माउंट होगा, वाटर अंदर आएगा, अंदर आने के बाद ऐसे घूमने के लिए आया हो? नहीं, तो वो ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक होगा, ब्लेड को रोटेट करवाएगा, रोटेट करने के बाद शाफ्ट रोटेट हो, ब्लेड रोटेट होगी, उसे बोलते हैं इंपेलर। जिस शाफ्ट पे माउंटेड है वो शाफ्ट भी रोटेट होगा, ये शाफ्ट है, ये भी रोटेट होने वाला है। पानी का काम हो गया। पानी का काम ही क्या था भाई? शाफ्ट को रोटेट करवाना, राइट, उन्हें इंपेलर के थ्रू रोटेट करवाया, अब काम हो गया, चले गया, काम होने के बाद चला गया। सो वाटर ने एंट्री की, काम कर लिया अपना और निकल गया। वाटर ने क्या किया? अपनी एंट्री कर ली, काम किया और निकल गया। क्लियर? अब उसका काम क्या था? वर्क बनाना। हमें तो शाफ्ट का रोटेशन मिला है, यही जाएगा जनरेटर के पास, जनरेटर के पास जाके जनरेटर को रोटेट, जनरेटर से बिजली निकालेगा, यहां जनरेटर के पास जाएगा ना, नहीं, जनरेटर बिजली बनाएगा, हमें मिल गई बिजली, मिली है ना। सो 2 चीजें आ गई, एक तो एनर्जी बिजली के फॉर्म में बाहर आ गई, और दूसरा उसने क्या किया था? वाटर का यूज किया था। वाटर एक मास है, वाटर क्या है? मास है। मतलब दुनिया में जितनी सारी चीजें चलने वाली है ना, इन दोनों पे चलेगी, एक तो मास पे, दूसरा एनर्जी पे, एक मास पे, दूसरा एनर्जी पे। एक छोटा सा एग्जांपल था हाइड्रोलिक टरबाइन का, राइट। इससे बनती है टाइप्स ऑफ सिस्टम। यहां टरबाइन एक सिस्टम था, ओके। ये जो कवरिंग है ना टरबाइन की, जो मटेरियल बना हुआ है ना, समझ लीजिए ये बाउंड्री है, ये क्या है? बाउंड्री है। मेरा फोकस कौन सा था? टरबाइन था, तो ये बाउंड्री बन गई। क्लियर? अब इस बाउंड्री के अक्रॉस एक्सचेंज किसका हो रहा है? बाहर आ रहा है वाटर, अंदर जा रहा था वाटर, मतलब मास का एक्सचेंज हो रहा है, और दूसरी मिल रही है बिजली। बिजली क्या है? एनर्जी है। सो एक्सचेंज हो रहा है 2 चीजों का, एक मास का, दूसरा एनर्जी का। जब मास और एनर्जी का एक्सचेंज होता है ना दोस्तों, मास और एनर्जी का, तब उसे बोला जाता है ओपन सिस्टम। क्या बोला जाता है? ओपन सिस्टम। सो ओपन सिस्टम में 2 चीजों का एक्सचेंज होता है, यह है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में मास का भी एक्सचेंज हो रहा है, यहां देख लीजिए, पानी आ रहा था, जा रहा था, मास था, राइट। और दूसरा एनर्जी, बिजली मिल रही है, राइट। सो बिजली मिल रही है, इसका मतलब एनर्जी। सो जो सिस्टम मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज करता है ना दोस्तों,
उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। उसे क्या बोलते हैं हम? ओपन सिस्टम। सो ओपन सिस्टम एक्सचेंज बोथ मास एज वेल एज एनर्जी, राइट। उसके बाद में क्लोज सिस्टम, उसके बाद क्या आएगा? क्लोज्ड सिस्टम। क्या होगा? क्लोज सिस्टम। क्लोज का मीनिंग क्या है? जैसे इस हॉल में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, राइट। हॉल के डोर को मैं बंद कर दूंगा तो कोई अंदर नहीं आएगा, ये तो बात है। मतलब कोई आदमी अंदर आ पाएगा क्या? नहीं, आदमी एक मास है, राइट। क्लोज है सिस्टम, इसका मतलब मास का एक्सचेंज हो रहा है क्या? नहीं। मगर मैं पढ़ा रहा हूं ना भाई, पहले ही मेरी आवाज बड़ी तेज है, राइट। बहुत इजीली पेनेट्रेट करके वॉल को बाहर निकल जाती है, राइट। इसका वॉइस क्या है? एनर्जी है। एनर्जी का तो एक्सचेंज हो रहा है। कोई बंद होने की वजह से, डोर बंद होने की वजह से अंदर नहीं आ रहा था, तो मैं रूम को बोल रहा था कि क्लोज है, ये हॉल क्लोज है, राइट। मगर मेरा वॉइस तो बाहर जा रहा था, तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। खाली एक्सचेंज किसका नहीं हो रहा है? एक्सचेंज नहीं हो रहा है, वो मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। इसे बोलते हैं क्लोज सिस्टम। ओपन का मीनिंग क्या? बोथ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मास। क्लोज का मीनिंग एक्सचेंज ऑफ ओनली एनर्जी, नो एक्सचेंज ऑफ मास। क्लियर? इसे बोलते हैं क्लोज। थर्ड वन इज आइसोलेटेड। भैया आजकल खांसी भी आ जाए ना तो आसपास वाले परेशान होते हैं, ऐसा ना लगे कि कोरोना हो गया, राइट। आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। अब कोरोना से ही याद है, सभी आइसोलेशन में ही होंगे, राइट। क्वारंटाइन, इसका मतलब क्या? बिल्कुल आइसोलेटेड है, सेपरेट है, किसी के साथ कांटेक्ट नहीं है, कोई एक्सचेंज नहीं है, उसको बोलते हैं आइसोलेशन। तो आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है जिसमें ना मास का एक्सचेंज हो रहा है, ना एनर्जी का हो रहा है। किसका एक्सचेंज नहीं हो रहा है? ना मास का एक्सचेंज हो रहा है, ना एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, राइट। अब सभी लोग घर पे बैठे, क्वारंटाइन में, काम नहीं है, बाहर नहीं जा सकते। क्या होता है? घर पे बैठे तो हमें बहुत आदत होती है चाय पी की, राइट। तो आप मम्मी को तो पापा छोड़ ही दीजिए, पापा का कहाँ नाम लेना है। मम्मी को आप परेशान कर रहे होगे चाय पीने के लिए। हो सकता है आपकी मम्मी एक ही टाइम पे चाय बना ले और एक थर्मास के अंदर रख दे। मम्मी ने चाय बनाई और क्या किया? थर्मास के अंदर रखा। क्यों थर्मास के अंदर रखा है? कि ये चाय ठंडी ना हो, ओके, चाय हॉट रहे, इससे हीट ट्रांसफर ना हो, इसलिए थर्मास के अंदर रखी गई है। इसका मतलब इससे हीट एक्सचेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। Q इज इक्वल टू क्या है? 0 है, तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है क्या? नहीं, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। क्या मास का एक्सचेंज हो रहा है? नहीं, बिल्कुल पैक करके रखा है भाई, नो एक्सचेंज ऑफ मास। क्लियर? इसे बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और बेस्ट यही एग्जांपल है दोस्तों, और यही एग्जांपल हमेशा आते रहता है। कौन सा एग्जांपल? हॉट कॉफी स्टोर्ड in well insulated flask, और कॉफी स्टोर्ड इन वेल इंसुलेटेड फ्लास्क। एज इट इज, एक एग्जाम में लाइन आई थी कि इसे कौन सी सिस्टम बोलते हैं। एज इट इज उठा के हमने यहाँ रख दिया, उठा के मतलब देख के नहीं लिखा, रटनी सालों से पढ़ा रहे, रट चुके हैं, राइट। सो हॉट कॉफी स्टोर्ड इन वेल इंसुलेटेड फ्लास्क इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। और उसी के साथ दूसरा एक एग्जांपल है यूनिवर्स। क्या है बेस्ट एग्जांपल? ये भी आते जाते रहता है। दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है यूनिवर्स, दूसरा हॉट कॉफी स्टोर्ड इन वेल इंसुलेटेड फ्लास्क, राइट। दोस्तों हैंडराइटिंग पहचान में नहीं आ रही होगी, ऐसे होता नहीं, इतनी बुरी नहीं है, बुरी है, ओके, इतनी भी बुरी नहीं है कि बोर्ड पे पहचान ना होगा, राइट। तो भी पढ़ लेते हैं हॉट कॉफी स्टोर्ड इन वेल इंसुलेटेड फ्लास्क। थोड़ी लाइन लंबी है इसलिए शॉर्ट में लिखा हुआ है, राइट। और दूसरा क्या है? यूनिवर्स। देखो ये एक यूनिवर्स है, बना किससे है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इनसे बना हुआ है यूनिवर्स। अब ये यूनिवर्स आइसोलेटेड है, इसका मतलब है यूनिवर्स के बाउंड्री के बाहर कुछ नहीं जा रहा है। हम बाउंड्री के अक्रॉस एक्सचेंज बताते हैं, इस बाउंड्री के अंदर बाहर जा रहा था, बाउंड्री के अक्रॉस। इसकी बाउंड्री क्या है? यूनिवर्स की बाउंड्री कहां फाइंड करता है भाई? ब्रह्मांड की बाउंड्री कौन बताएगा? इसका मतलब सब कुछ ब्रह्मांड के अंदर हो रहा है। यहां सिस्टम क्या है हमारी? ब्रह्मांड खुद एक सिस्टम है।
सब कुछ ब्रह्मांड के अंदर हो रहा है। बाहर भी कुछ जा रहा है क्या? नहीं है। इसका मतलब आइसोलेटेड है सभी जगह से, सब नोम आया यही पड़ी हुई है, बाहर जानी है क्या उसको? नहीं। इसीलिए बोलते हैं उसको आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। देखो दोस्तों, क्लोज सिस्टम के एग्जांपल सीखते। ये हो गया आइसोलेटेड सिस्टम के दो ही एग्जांपल आएंगे। उसके बाद कई इंसुलेटेड, आइसोलेटेड ऐसे नाम दिखाई दिए, समझ लेना आइसोलेटेड सिस्टम है। मगर 101% क्वेश्चन इन दोनों पे ही रहेगा, इसके बाहर क्वेश्चन जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अभी तक जितने बार क्वेश्चन पूछे गए इन दोनों में से एक पूछे गए। अब आगे चलते हैं। आगे किसका एग्जांपल देखना है हमें? आगे देखते हैं हम क्लोज सिस्टम का। क्लोज का मीनिंग क्या? बंद है, मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। बेस्ट एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, पिस्टन सिलेंडर। क्या? पिस्टन एंड सिलेंडर। ये सिलेंडर है, इसके अंदर पिस्टन है, इंजन देखा होगा, गाड़ी का इंजन मतलब है पिस्टन एंड सिलेंडर। ओके, बोल क्या रहा है? ये पिस्टन एंड सिलेंडर विदाउट वॉल है, विदाउट वॉल। देखो दोस्तों, इंजन के पास दो वॉल होते हैं, एक पेट्रोल और एयर को अंदर जाने के लिए, उसके बाद में इनका बर्निंग होने के बाद एग्जॉस्ट बाहर जाने के लिए। कितने वॉल है? दो। एक तो चार्ज अंदर आने के लिए, अंदर क्या आएगा? एयर और फ्यूल मतलब पेट्रोल डीजल जो कुछ है, बाहर क्या जाएगा? एग्जॉस्ट। तो दो वॉल होते हैं। इन्होंने क्या बोला? दोनों वॉल अब्सेंट है। दोनों वॉल क्या है? अब्सेंट है, वॉल है ही नहीं। मतलब इन्होंने अज्यूम किया है कि एयर एंड फ्यूल अंदर है, एयर और फ्यूल क्या है? अंदर है। अंदर आ रहा है ना, अंदर से बाहर जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? वॉल नहीं है। क्यों नहीं जा रहा है? वॉल नहीं है। अब दोस्तों, यहां कंबशन होगा, यहां क्या होगा? कंबशन होगा, तो प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो पिस्टन पे एग्जर्ट होगा और पिस्टन इधर की तरफ मूवमेंट करेगा, इधर की तरफ मूवमेंट करेगा। जब पिस्टन की मूवमेंट हो रही है मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क मिलेगा, वर्क मिल रहा है इससे एनर्जी, तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। मगर मास का हो रहा है क्या? क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि विदाउट वॉल है, राइट। सो यहां लिखोगे आप पिस्टन एंड सिलेंडर। एग्जांपल क्या है? पिस्टन एंड सिलेंडर विदाउट वॉल, विदाउट वॉल। क्लियर दोस्तों? ये समझ लीजिए, पिस्टन एंड सिलेंडर क्या है? विदाउट वॉल। सॉरी दोस्तों, कुछ गलत जगह लिखा, ये क्लोज का एग्जांपल। पिस्टन एंड सिलेंडर, पिस्टन एंड सिलेंडर विदाउट वॉल। दोस्तों, विदाउट वॉल भी नहीं बोला जाएगा, हमें इतना ही पूछा जाएगा कि पिस्टन एंड सिलेंडर, तो हमें समझना है कि विदाउट वॉल का ही है। ओके, विथ वॉल ओपन सिस्टम होगा, क्योंकि मास अंदर भी आएगा बाहर भी जाएगा। मगर वो कभी पिस्टन एंड सिलेंडर से आपको ओपन सिस्टम नहीं पूछना चाहता है, क्योंकि ओपन सिस्टम के लिए उसके पास बहुत सारे एग्जांपल पड़े हुए हैं, मगर इसके लिए तो ज्यादा नहीं है, क्लोज के लिए। एक क्या है? पिस्टन एंड सिलेंडर है, एंड प्लांट्स, पावर प्लांट्स है, पावर प्लांट। ये पावर प्लांट बहुत डिटेल में आगे पढ़ने वाले, 2-3 घंटे पढ़ने हैं, 2-3 लेक्चर होंगे, तब मैं बताऊंगा अच्छे से आपको। क्लियर? सो पावर प्लांट आगे करेंगे हम, जब वो पूरा डिटेल में डिस्कस होगा तब। सो आपको क्लोज के एग्जांपल दो ही आते हैं, एक है पिस्टन एंड सिलेंडर विदाउट वॉल और दूसरा है पावर प्लांट। आइसोलेटेड के हॉट कॉपी स्टोर्ड इन वेल इंसुलेटेड क्लास एंड यूनिवर्स। ओपन के जितने सारे बचे हुए हैं ना, बाकी इन चारों नाम के अलावा जो कुछ आएगा ना, ओपन सिस्टम है। वो क्या है? ओपन सिस्टम है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एग्जांपल कौन सा है? टरबाइन। यही एक्सप्लेन किया था हमने, टरबाइन। कंप्रेसर, कंप्रेसर में क्या होता है? ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर का काम क्या है? एयर बाहर से ले लेना, एयर को ले लेना आपने। कंप्रेसर देखा होगा पंक्चर वाले के पास, भाई वो टंकी, वो स्टोर है, स्टोर करता है, उसके बाजू में एक मोटर होती है, वो सब कुछ मिला के कंप्रेसर बनता है। वो क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से एयर खींचेगा, टंकी में कंप्रेस करके रख देगा। जब पंक्चर होगी आपकी बाइक, एयर फिल करनी है, तब वो ट्यूब में एयर फिल कर देगा, तो एयर यहां से निकल रही है कंप्रेसर से, एयर का एक्सचेंज हो रहा है।
बिजली लगा रहे, सबसे ज्यादा बिजली खाने वाला डिवाइस है सिस्टम का, वो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों का एक्सचेंज कर रहा है, मास है और बिजली क्या है, एनर्जी है, दोनों का एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ बोथ मास एज वेल एज एनर्जी, उसको बोलते हैं हम ओपन सिस्टम। कंप्रेसर, हीट एक्सचेंजर। दोस्तों जितने सारे डिवाइस दिखाई दिए ना इसमें लिखते जाइए, कोई नहीं है एक्सेट्रा लिख दूंगा मैं। जनरली ये दोनों आते हैं, टरबाइन और कंप्रेसर। क्लियर? तो ये है कौन सी सिस्टम, ओपन सिस्टम। दोस्तों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। आप आईएमपी लिखोगे 4-5 लाख स्टार कर देना, यहाँ 4-5 लाख स्टार करना है मतलब 5 लाख लिख लो, उसके बाद स्टार बनाओ, नहीं तो 5 लाख स्टार बनाओगे 2-4 किताबें उसी के लिए लगेगी, राइट। तो ऐसे हमारा 5 लाख मतलब ऐसे होगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल के साथ, राइट। अब चलते हैं देखो दोस्तों, ये था टाइप्स ऑफ सिस्टम, काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। उसी के साथ हम एक और टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टी। क्या नाम है? प्रॉपर्टी। दोस्तों देखिए प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास बंगला, गाड़ी, मोटर, ये सब कुछ हमारी प्रॉपर्टी है, सभी प्रॉपर्टी है ना, राइट। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे प्रॉपर्टी को? इसको डिफाइन करेंगे ऑल मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। मेजरेबल, दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स का स्पेलिंग पूरा नहीं लिख रहा हूं, ओके, चार्ट लिखा है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑल मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम, ऑल मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, बस सिस्टम भी नहीं, इतना शॉर्ट में लिख लीजिए, ओके। ऑल मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नोन एज प्रॉपर्टी। जिन सभी चीजों को हम मेजर कर सकते हैं उनको बोलते हैं प्रॉपर्टीज, राइट। सबको जिनको मेजर कर सकते हैं उनको, जैसे प्रेशर मेजर कर सकते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस है, प्रेशर गेजेस है, पीजोमीटर है, मैनोमीटर है, आपने फ्लूइड में पढ़ा होगा, ओके। प्रेशर मेजरमेंट, राइट। उसके बाद टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल टेम्परेचर। उसके बाद में वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डेंसिटी को भी मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद में डेंसिटी हो गई, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, राइट। विस्कोसिटी है, उसको भी मेजर कर सकते हैं, वो भी प्रॉपर्टी है। उसके बाद में विस्कोसिटी भी हो गया, अब बचा क्या, कंडक्टिविटी भी मेजर कर सकते हैं, कंडक्टिविटी भी लिख लो। मास भी मेजर कर सकते हो, वो भी प्रॉपर्टी है। उसके बाद एक्सेट्रा लिखो यार, बहुत सारी चीजें हैं, राइट, जिनको मेजर कर सकते हैं, उनको बोला जाता है प्रॉपर्टी। आप लोग समझ लोगे कि क्या सर ये रटेंगे हम, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, रट भी ले लिया, 6-7 रट लिए और कुछ नया ही पूछ लिया एग्जाम में, तो कितना रटोगे? तो इस रटने को अवॉइड करने के लिए हम इसके नीचे एक लाइन लिखेंगे, नॉट प्रॉपर्टी, नॉट प्रॉपर्टी, ये रखेंगे, नॉट प्रॉपर्टी। कौन सी चीजें प्रॉपर्टी नहीं है, रिमेनिंग एवरीथिंग इज अ प्रॉपर्टी। डेफिनेशन क्या है, लिख लीजिए डेफिनेशन, ऑल मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नोन एज प्रॉपर्टी। उनके एग्जांपल क्या है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, विस्कोसिटी, राइट, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ये सभी क्या है, प्रॉपर्टी। इतने याद नहीं रह पाएंगे तो हम क्या याद रखेंगे, कौन सी चीजें प्रॉपर्टी नहीं है। तो प्रॉपर्टी 3 चीजें नहीं है, एक है हीट, दूसरा है वर्क और एंट्रोपी जनरेशन। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत इजी है याद रखना इनको, एंट्रोपी जनरेशन। इसके अलावा जो कुछ नाम आपको ऑप्शन में दिखाई दिए पूरे थर्मोडायनामिक्स में, देखो दोस्तों मैंने काफी प्रिपरेशन किया, खुद पढ़ाया है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। बाद में आके कितनी गाली देना, गलत हो गया तो होगा ही नहीं, 101% याद, ओके। क्या है नॉट प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, हीट, वर्क एंड एंट्रोपी जनरेशन। इसके अलावा जो कुछ नाम दिखाई दिए समझ लेना प्रॉपर्टी है। क्या है प्रॉपर्टी,
क्लियर है? सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी? ऑल मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नोन एज द प्रॉपर्टी। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं है में तीनों ही नाम मिलेंगे, इसके अलावा सब कुछ प्रॉपर्टी है। क्लियर? अब इन प्रॉपर्टी के दो टाइप है, प्रॉपर्टी के दो टाइप है। दोस्तों लिखना है, नहीं लिखा होगा तो बैक जाइए, पॉज करिए, लिखिए। ऐसे नहीं है कि हैंड रिटन नोट मिल गए मगर लिखेंगे नहीं, जब तक लिखोगे नहीं। ओके, दो दो तीन तीन बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूं, आप लिख लोगे, राइट? सो लिखना है, जब तक लिखोगे नहीं समझेगा नहीं। अपने हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए खुद के। और मैं बता रहा हूं ना जो जो इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट साइड में लिख भी तो सकते हैं, लास्ट में यही रिवाइज। पहली बार सब कुछ रीड कर लीजिए अच्छे से, जब लास्ट की बारी आई ना हमेशा हमेशा रिवाइज करने की, तब यही चीज है। और जो लोग बिल्कुल लग रहा था कि नहीं टाइम ही नहीं मिला, रिवाइज ही नहीं पाया, अब छोड़ना ही है, तो मैंने जो 5 लाख स्टार 15 लाख स्टार जो बोले है ना, अब देख लो 100 लाख स्टार की बात है। 2 टाइम 100 लाख स्टार, मतलब आप समझ में आया होगा आपको कितना इंपॉर्टेंट है। हर साल आईएएस में अल्टरनेट ईयर, हर साल। अभी तक आपके एग्जाम में नहीं आया, मैं खुद शॉक हूं कि अभी तक क्यों नहीं आया। थर्मोडायनेमिक्स ये क्वेश्चन आना ही चाहिए, राइट? इस बार हो सकता है याद, क्योंकि फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। पहला है इंटेंसिव, पहला क्या है? इंटेंसिव, और दूसरा है एक्सटेंसिव। दूसरा क्या है? एक्सटेंसिव। सो हमारे पास दो प्रॉपर्टी है, एक है इंटेंसिव, दूसरा है एक्सटेंसिव। दोस्तों बहुत इजी है याद रखना, जुगाड़ याद रखोगे तो। कैसे? ये आयन जो है ना इंटेंसिव का आयन दिखाई दे रहा है ना, इंटेंसिव का आयन किसे बोलते हैं? इंडिपेंडेंट। क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट। किस पे इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट ऑन मास। क्या बोलोगे? इंडिपेंडेंट ऑन मास। ये जब इंडिपेंडेंट ऑन मास है तो ऑब्वियसली ये डिपेंड ऑन मास होगा, क्योंकि दो डिफरेंट टाइप है ना, डिपेंड ऑन मास, डिपेंड ऑन मास। दोस्तों पहले तो ये पूछा जाता है व्हाट इज द इंटेंसिव, व्हाट इज द एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट ऑन मास, एक्सटेंसिव इज डिपेंड ऑन मास। इनके एग्जांपल पूछे जाते हैं, मैं यहाँ एग्जांपल लिख रहा हूं, एक्सप्लेन करूंगा फिर बाद में कैसे याद रखते हैं। पहला वॉल्यूम, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, मास एक्सटेंसिव है। ओके, के ई लिखा मतलब काइनेटिक एनर्जी है, पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, उसके बाद में एंथैल्पी है, आगे डिटेल में हमने एंथैल्पी देखा है। ओके, उसके बाद में एंट्रोपी। ये सभी कैसे हैं? एक्सटेंसिव है। इधर देखेंगे, प्रेशर इंटेंसिव है, टेम्परेचर इंटेंसिव है, राइट? उसके बाद में डेंसिटी, विस्कोसिटी, डेंसिटी, विस्कोसिटी, प्रेशर। ओके, उसके बाद में कंडक्टिविटी, ये सभी क्या है? इंटेंसिव क्वांटिटी है। दोस्तों याद कैसे रखना है? देखो आप जब किसी क्लासरूम में बैठे हो या घर में बैठे हो, या आपका घर है सपोज, ये आपका घर है, उस घर का मास था m, वॉल्यूम था v, जहां घर है आपका वहां प्रेशर P है, टेम्परेचर T है, राइट? ये वहां की प्रॉपर्टी है। अब उस घर को दो पार्ट में डिवाइड करो, दो कंपार्टमेंट में इक्वल डिवाइड किया, मास क्या हुआ? m/2, वॉल्यूम क्या होगा? v/2, प्रेशर, भाई प्रेशर सेम रहेगा ना। आप चाहे इस रूम में बैठे हो, दूसरे रूम में जाइए, घर में वैसे भी रूम बने ही होते हैं, हमारे कंपार्टमेंट तो बने होते हैं, सभी कंपार्टमेंट में प्रेशर सेम है ना। भाई जिंदा ही नहीं रहेगा तो प्रेशर सेम नहीं होगा तो बॉडी कहां जिंदा रह सकती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ब्रीदिंग हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही कर सकते हैं, तो प्रेशर तो सेम रहेगा। टेम्परेचर सेम रहेगा, रूम टेम्परेचर, इस रूम में भी वही टेम्परेचर, उस रूम में भी। कोई दिमाग लगाओगे फिर एसी बिठाएंगे तो इतना नहीं सोचना है, क्वेश्चन 100% गलत होता है, इतना सोचने के बाद, राइट? सो ये प्रॉब्लम वहां यह है, वो कंडक्टिविटी का बात। देखो जो चीजें हैं यहां चेंज हुई है ना,
वो होती है एक्सटेंसिव। जैसे देखिए मास चेंज हुआ, एक्सटेंसिव, मास पे डिपेंड करता है। जो चेंज नहीं हुआ, प्रेशर, टेम्परेचर, इंटेंसिव, राइट। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, मतलब मास पे डिपेंड है। पोटेंशियल एनर्जी mgh, राइट। एंथैल्पी, एंट्रोपी आगे जब देखेंगे तब पता चल ही जाएगा क्या है। तो ये मास पे डिपेंड करते हैं, तो एक्सटेंसिव। कंडक्टिविटी, दोस्तों कंडक्टिविटी देख लीजिए, ये रॉड है, मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से समझाऊंगा। ये इतना बड़ा रॉड है, आयरन रॉड है, यहां करंट लगा लीजिए, यहां पकड़ लीजिए, कितना करंट लगता है देख लीजिए। फिर इस एक्सपेरिमेंट से बच जाओगे तो इस पार्ट को, रॉड को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, यहां करंट लगाइए, यहां पकड़ लीजिए, और बताइए कि कितना करंट लगता है। दोनों बार सेम करंट लगेगा, राइट। क्योंकि ये करंट जो फ्लो हो रहा है ना उस रॉड के थ्रू, वो उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है, वो उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। कौन सा मटेरियल है? कॉपर है, सिल्वर है, डायमंड है, कौन सा मटेरियल है उसके ऊपर वो कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, ना कि मास के ऊपर। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, चाहे थर्मल हो या इलेक्ट्रिकल, राइट। उसके बाद में विस्कोसिटी, आप एक बकेट वाटर लीजिए, दो बकेट वाटर लीजिए, उसमें हाथ घुमा के देखिए, रेजिस्टेंस उतना ही आएगा। जो रेजिस्टेंस आता है ना घुमाने के लिए, वो होता है विस्कोसिटी, राइट। सो आप दो बकेट वाटर लीजिए या तीन बकेट वाटर लीजिए, सबकी विस्कोसिटी सेम ही रहेगी। हम वाटर की विस्कोसिटी इतनी है बताते हैं, डेंसिटी इतनी है बताते हैं, भाई ये चेंज नहीं होती है तभी तो बताते हैं। हाँ, टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, हम तो मास की बात कर रहे हैं ना, राइट। सो मास के साथ तो चेंज नहीं होती है। हम स्टैंडर्ड बोलते हैं 1000 वाटर की डेंसिटी, क्यों बोल पाते हैं? क्योंकि वो कांस्टेंट रहने वाली है। क्लियर? मास के साथ चेंज होने वाली है क्या? 10 kg रहेगी या 20 kg, सेम रहेगी। उसको क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। क्लियर? उसके बाद में और एक नोट लिखनी है दोस्तों, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव क्वांटिटीज ऑलवेज इंटेंसिव। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव क्वांटिटीज ऑलवेज इंटेंसिव। जैसे डेंसिटी देखिए दोस्तों, क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास क्या है? एक्सटेंसिव है। मास क्या है? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव है भाई। मास वॉल्यूम दोनों एक्सटेंसिव है, मगर ये डेंसिटी जो थी ना दोस्तों, वो तो इंटेंसिव थी। वो क्या थी? इंटेंसिव थी भाई। सो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव क्वांटिटी इज ऑलवेज इंटेंसिव, याद रहे, राइट। ये नोट में लिखा है आपको। पहली नोट क्या लिखी है? रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव क्वांटिटी इज ऑलवेज इंटेंसिव। सेकंड नोट, ऑल स्पेसिफिक क्वांटिटी, ऑल स्पेसिफिक क्वांटिटी आर इंटेंसिव। क्या है वो? इंटेंसिव है। देखो दोस्तों, स्पेसिफिक क्वांटिटी मीनिंग क्या होता है? स्पेसिफिक, एसपी मतलब स्पेसिफिक क्वांटिटी। मास होता है 1 kg। मास कितना होता है? 1 kg। कौन लीटर से दिखाई जाती है? ओके, मास कितना होता है? 1 kg। जब मास 1 kg फिक्स है, तब ये मास के साथ कैसे चेंज हो सकती है? मास के साथ चेंज होगी क्या? नहीं। सो ऑल स्पेसिफिक क्वांटिटीज आर इंटेंसिव क्वांटिटी, क्योंकि यहां मास जो है वो 1 kg फिक्स मास है, राइट। किसी भी क्वांटिटी के पहले स्पेसिफिक लगा लीजिए, वो बनेगा इंटेंसिव। जैसे स्पेसिफिक एंथैल्पी, एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये सभी क्या है? इंटेंसिव है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक है। मास कितना है? 1 kg। मास कितना है? 1 kg। जब मास 1 kg है तो फिक्स मास है, इंटेंसिव है, राइट। सो ऑल स्पेसिफिक क्वांटिटीज आर इंटेंसिव। ऑल स्पेसिफिक क्वांटिटीज क्या है? इंटेंसिव। किसी के भी पीछे स्पेसिफिक लगा दीजिए, वो इंटेंसिव बनेगा। क्लियर है? हमने 2 नोट भी देखे, ये भी 2 नोट लिखनी है आपको। इंटेंसिव क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला आपको 100 लाख स्टार का क्वेश्चन है हमारा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से थर्मोडायनेमिक्स के। क्लियर है? अब इन प्रॉपर्टीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग प्रॉपर्टी। देखो दोस्तों,
ये प्रॉपर्टी हमने देखा है सब कुछ क्या होता है क्या नहीं, राइट। अब इनके इंपॉर्टेंस पॉइंट रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, किसके रिगार्डिंग प्रॉपर्टी। पहला ही पॉइंट है दोस्तों, प्रॉपर्टी इज पॉइंट फंक्शन, इट इज पॉइंट फंक्शन। ओके, पहले लिख लेता हूं, इंडिपेंडेंट ऑन पाथ, इंडिपेंडेंट ऑन पाथ। थर्ड वन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ओके, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एंड फोर्थ वन, it is a point function, independent on path, exact differential, independent on past history, independent on past history। कभी कभी स्पेलिंग भी भूल जाते हैं दोस्तों, पढ़ाने के चक्कर में स्पेलिंग भी भूल जाते हैं, तो आप उतना समझ लीजिए एक आधी बार गलती हो गई स्पेलिंग की तो। वैसे भी ये वीडियो सीरीज, राइट, तो ये ट्रेनिंग है, इसको बदल नहीं सकते। अब देखिए दोस्तों, कोई प्रोसेस हो रही है, ये 1 है, ये 2 है, 1 से लेकर 2 तक हम जा रहे हैं, एक प्रोसेस है, इस रास्ते से जा रहे हैं। दूसरा 1 से लेकर 2 तक बी रास्ते से जा रहे हैं, और 1 से लेकर सी ये थर्ड रास्ते से जा रहे हैं। प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या, इट इज डिपेंड ऑन ओनली पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, इन्हीं पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको बोला जाता है पॉइंट फंक्शन। ये रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, चाहे आप इस रास्ते से जाइए, इस रास्ते से जाइए, इस रास्ते से जाइए, सभी रास्तों के लिए वो प्रॉपर्टी सेम रहेगी। मतलब आपको बोला जाएगा दोस्त मैं तुझे इतने पैसे दूं, ये काम कर, राइट। अब किस रास्ते से कैसे करना है, किस मेथड से करना है, टू डिसाइड कर, राइट। मैं तो तुझे फिक्स देने वाला हूं, दैट इज अ प्रॉपर्टी। So it is a depend on only point function, independent on path, right? और it's exact differential। exact differential का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, हम डेरिवेटिव निकालते हैं, कंप्लीट डेरिवेटिव जिसे टोटल डेरिवेटिव बोला जा सकता है, उसे डी लिखते हैं। जब वो पार्शियल डेरिवेटिव होता है ना, उसको डो लिखते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं, डो। इसे इनएग्जैक्ट, इसे एग्जैक्ट बोलते हैं। इतना ही समझ लीजिए, बाकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें सब्जेक्ट की लिमिटेशन है, और मुझे तो आप लोगों की भी लिमिटेशन है, क्योंकि मुझे सिविल इंजीनियर को पढ़ाना, तो बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। मैंने ऊपर से इतना बता दिया, जरूरत नहीं है ये चीज आपको याद नहीं रही तो भी चलेगा, ये भी याद नहीं रही तो भी चलेगा, ये याद नहीं, और इन दोनों का मीनिंग सेम ही है, राइट। थर्ड वन इज इंडिपेंडेंट ऑन पास्ट हिस्ट्री। मतलब क्या है कि ये कहीं और से भी आ रहा होगा, इसके पहले भी ये कोई पाथ से वो आ चुका होगा, राइट। मतलब जैसे देखो दोस्तों, मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लेक्चर, इसके पहले मैं कुछ लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूं, राइट। 4-5 लेक्चर इसके पहले ही रिकॉर्ड हो चुके, शाम को करीबन 4 बजे ये रिकॉर्ड हो रहा है, राइट। तो ये समझ लीजिए कि मैं पहले थक चुका होगा ना, क्योंकि पहले काम कर चुके हैं, उसके बाद में दूसरे काम को लग रहे हैं। मगर आप लोगों को उससे तो मतलब नहीं है, आप क्या चाहते हो कि क्या किया पहले हमें मतलब नहीं है, अभी क्या कर रहा है वो मतलब है, उसमें अपना 100% है, राइट। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑन पास्ट हिस्ट्री है, राइट। पहले इसके शुरुआत में क्या हुआ ना इसके साथ, वो कोई मतलब नहीं है, हमें इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, उससे मतलब है, उसके पास्ट हिस्ट्री पे नहीं। क्लियर, आगे समझे। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनमें से ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखने। नीचे वाले याद नहीं रहे तो भी चलेगा दोस्तों, उसकी कोई जरूरत नहीं है, राइट। हाँ, मगर कंसेप्चुअली हमें सब कुछ बताना होता है। यहां तक आप आ गए। अब दोस्तों याद रखिए, ये था प्रॉपर्टी, ओके। प्रॉपर्टी इज पॉइंट फंक्शन। दूसरा क्या है, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन मतलब ऐसी चीज जो रास्ते पे डिपेंड करती है, कौन से रास्ते से जा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में और हम डिटेल में पाथ फंक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, राइट। पाथ फंक्शन क्या होता है, हीट, वर्क एंड एंट्रोपी जनरेशन। इसलिए तो हमने बोला है कि हीट, वर्क एंड एंट्रोपी जनरेशन आर नॉट अ पॉइंट फंक्शन, ओके। दोस्तों ये हमारी शुरुआत हो गई थर्मोडायनामिक्स की, राइट। इसी एनर्जी से हम आगे बढ़ेंगे, लास्ट तक बिल्कुल मेंटेन करके रखनी है, ओके। पर मेरा आपको खुद को सजेशन है कि 2 या 3 लेक्चर के ऊपर मत पढ़िए,
2 और 3 लेक्चर के ऊपर आप लेक्चर मत देखिए, उस लेक्चर की प्रॉपर नोट्स बना दीजिए। ओके, उस नोट्स को भी रिवाइज करते रहना। ये मेरा खुद का आपको सजेशन है। और होता क्या है दोस्तों, अब जो ये फाइल बनी हुई है ना 6 GB में बनी है, करीबन 5 या 6 GB तक चली जाएगी, राइट। अब इतनी एज क्वालिटी में अपलोड कर देंगे, आपका डेटा 2 GB का पर डे का है, राइट। तो इसका भी ख्याल रखा जाएगा कि ये अपलोड करते वक्त हम इनको 400-500 तक या भी में अपलोड कर ले, राइट। दिखाई भी अच्छे से दे दे, ओके, क्वालिटी भी अच्छी हो, आपका डेटा भी ज्यादा खर्च ना हो, क्योंकि आपका एटलीस्ट 4 वीडियो देखने का तो टारगेट होगा दिन का, राइट। सो 2 GB में आपका कंप्लीट हो जाए, इसका भी ख्याल रखेंगे हम, राइट। प्लीज आपको यूट्यूब पे वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यूट्यूब की बहुत डिग्रेडेड होती है क्वालिटी देन द ऐप। आप ऐप पे जाइए, ऐप पे प्रॉपर देखिए, कुछ सजेशन होंगे तो वो भी सजेस्ट कर लीजिए कमेंट बॉक्स में, ओके। हम उनको इम्प्लीमेंट करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, राइट। आपका फीडबैक ही हम लोगों के लिए सब कुछ है, राइट। और मैं जितना बताऊं उतना ही करिए, बिल्कुल 101% पूरा कवरेज इस सब्जेक्ट का होगा और अच्छे से डिटेल में होगा। मेरा टारगेट आपको 10 में से 10 तक ही लेके जाना है, राइट। 7 to 8 तो आपको मिले ही जाएंगे इससे, क्लियर। ओके, सो थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो से हम पाथ फंक्शन से आगे निकलेंगे, राइट। थैंक यू सो मच।